पेपर लीक और डमी परीक्षार्थी प्रकरणों और बेकाबू नकल गिरोहों ने प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का मजाक बना दिया है। इतना ही नहीं, कभी परिणामों पर रोक तो कभी संशोधित परिणाम, उससे कितने ही युवा निराशा में डूब गए। इसका एक उदाहरण है गणगौरी बाजार में रहने वाला देवनारायण महावर, जिसने स्टेनोग्राफर के रूप में मेरिट में आने के बावजूद संशोधित परिणाम में अपना नाम नहीं आने पर अपनी जान दे दी। परिवार को दुख को दूर करने के लिए उसे सरकारी नौकरी का सपना उसने देखा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था, हाईकोर्ट में भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर की जमकर तैयारी की गई और गत जून माह में परिणाम आया तो परिवार खुश हुआ, मिठाइयां बांटी गई, सब कहने लगे कि अब तो सरकारी नौकरी लग गई है। लेकिन यह खुशी कुछ ही महीनों में काफूर हो गई। दरअसल हुआ यूं कि इस भर्ती का 2 दिन पहले संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें देव नारायण का नाम नहीं था। जी हां, सही सुना आपने, उसमें देव नारायण का नाम नहीं था, जबकि पिछले रिजल्ट में वो इसके लिए मिठाइयां बांट चुका था। इस झटके को देव नारायण सहन ना कर पाया और परिवार को भी नहीं बताया और आत्महत्या कर ली। इधर देव नारायण के परिवार वाले रात भर इंतजार करते रहे। देव नारायण की बहन ने यह भी बताया कि गुरुवार शाम को करीब 7 बजे भाई घर आया था। उसने किसी से बात नहीं की और वो घर से चला गया और रात करीब 10:30 बजे उसने मैसेज किया तो जवाब आया। उसके बाद उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इधर मृतक देव नारायण महावर ने अपने अंतिम संदेश में लिखा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब लगना, सरकारी नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है। उसने बहुत तैयारी की, स्टेनो की, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उससे ज्यादा उसकी फैमिली खुश थी। जो भी मिला था सब बोलते थे उसकी तो जॉब लग गई है। अब अच्छा हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसके लिए सबसे बड़ा मजाक साबित हो जाएगा, जो घर के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशी है। उसकी खुशी फैमिली के साथ थी। उसकी फैमिली ने हमेशा उसे बहुत से दुखों का सामना किया, अभी भी कर रही है, और उसने ये सोचा था कि अब फैमिली के सारे दुख जो हैं वो दूर कर देगा। लेकिन उसने सोचा कि अब नौकरी नहीं लगी तो अब वो लोगों को कैसे फेस करेगा। जिससे भी मिलेगा लोग उसका मजाक बनाएंगे। वो अपने घर वालों को आखिर कैसे शक्ल दिखाएगा, कैसे वो सपने जो उसने देख लिए, उसके परिवार ने देख लिए, उसकी आंखों में जो खुशियां देख ली, वो कैसे वो लुटती हुई देख सकता है। और आखिरकार उस युवा ने आत्महत्या कर ली। बेहद ही दुखद घटना है और किसी को भी कहीं तक भी ये प्रभावित कर सकती है। इस घटना पर चर्चा करते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी कमलेश। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। पूरे साल भर आप तैयारी करें, और साल भर भी क्यों कहें, कई साल लग जाते हैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, और लोग घंटों तैयारी करते हैं। और ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ किसी अभ्यर्थी की नहीं होती, ये परीक्षा किसी स्टूडेंट की नहीं होती, ये परीक्षा पूरे परिवार की होती है, उनके दोस्तों की होती है, उनके सहयोगियों की होती है, जो लगातार उसको सपोर्ट करते हैं। और आखिरकार परिणाम जब आता है तो पूरा परिवार झूम उठता है, आस पड़ोस झूम उठता है कि चलिए आखिरकार सरकारी नौकरी लग गई, भविष्य सेफ हो गया। लेकिन ऐसे भविष्य का आप क्या करोगे जब आप ही नहीं रहोगे। और यही देखने को मिला, एक मजाक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इतना भारी पड़ गया कि एक युवा को जान देनी पड़ गई। कमलेश जी, इस प्रकार की घटनाएं वाकई में चौंकाती हैं कि क्या हमारा प्रशासन इतना अंधा हो गया कि इतनी बड़ी गलती कर सकता है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती है, एक मजाक की जैसे आज भर्ती परीक्षाएं हो गई हैं। आज हर युवा चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, परिवार चाहता है, सारे लोग, बच्चे जो है, आपने जैसा बताया भी कि कई सालों तक कई घंटे मेहनत करते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में उनका सिलेक्शन हो जाता है। पहले तो भर्तियां जूझती रहती है, समय पे नहीं आती है, फिर आ भी गई और सिलेक्शन हो गया। अब आप ये समझे कि सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होता है, उसके बाद एक युवा इंतजार होता है, करता है कि अब तो उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है। वो पूरी तरह से इस चीज को लेकर के आशान्वित होता है। और इसी बीच उसको अगर ये खबर मिलती है कि रिवाइज रिजल्ट आ गया और उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस युवा, एक व्यक्ति के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सबसे इसके अंदर ये भी बात समझनी होगी कि ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी, ये हाईकोर्ट का जो भर्ती प्रकोष्ठ है, हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर इस भर्ती परीक्षा को करवाया। भर्ती परीक्षा के बाद तत्काल बाद जब जून में रिजल्ट आ गया, उसके बाद सारे दस्तावेजी सत्यापन वगैरह जुलाई में काम हो गया। 3 महीने का पिछला वक्त था।
अगर इस प्रकार की कोई गलती थी, जब स्टूडेंट सब शुरुआत में विरोध कर रहे थे, तो सवाल उठता है कि आखिरकार जल्दबाजी क्यों थी रिजल्ट निकालने की? क्यों नहीं रिजल्ट निकालने से पहले इस चीज की जांच कर ली गई? क्यों नहीं उसी समय इस चीज को पुख्ता कर लिया गया, उसके बाद रिजल्ट निकाला गया, ताकि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं आए, इस प्रकार की परेशानियां ना हो। और कृपा शंकर जी, आपको बता दूं कि आरएएस की भर्ती परीक्षा ले लें, 2018 की बात कर लें, 2016 की बात कर लें, 2015 की बात कर लें, जितने भी भर्ती परीक्षा हुई, इसके बाद हम कर लें टीचर ग्रेड सेकंड की, फर्स्ट की बात कर लें, थर्ड ग्रेड टीचर की बात कर लें, रीट की कर लें, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान में हो रही है, हर भर्ती परीक्षा होती है, उसके बाद कुछ सवालों के उत्तरों पर सवाल उठा दिया जाता है, उसके बाद मामला हाईकोर्ट हो जाता है, पहुंच जाता है। अब तो ये कहने भी लग गए, पहले विज्ञापन, उसके बाद परीक्षा, फिर रिजल्ट और फिर हाईकोर्ट, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये स्टेप आखिरकार क्यों आया है, कौन है इसका जिम्मेदार, इसके लिए सोचना होगा, सोचना भी होगा। और क्या कोई जिम्मेदारी लेगा, ये बड़ा सवाल है। यहां सिर्फ आत्महत्या उस युवक की नहीं हुई, यहां पर हत्या हुई है उन सपनों की जो उस परिवार ने देखे, उन खुशियों की जो उस युवा ने देखे थे, उसके परिवार ने देखे थे। क्या वो हत्या नहीं थी? क्या जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कमलेश जी, क्या उन्हें सजा मिलेगी? क्या ऐसे लोग जो ऐसे रिजल्ट निकालकर किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही करने वालों पर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये भर्ती परीक्षा करवाई किसने थी, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। इनको करवाने वाला था हाईकोर्ट का भर्ती बोर्ड। दरअसल हाईकोर्ट प्रशासन ने ये सारी भर्ती प्रक्रिया जो भी हाईकोर्ट के स्तर पे होती है, चाहे उसका एलडीसी से लेकर चपरासी से लेकर सारी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट अपने स्तर पे करता है। आज से कुछ सालों पहले तक पहले आरपीएससी और सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया होती थी। उस समय जब सवाल उठते तो कहा गया कि नहीं, वहां गलतियां होती है, गड़बड़ियां होती हैं, हम अपने स्तर पे खुद करेंगे। अब इतनी बड़ी गड़बड़ी होती है, खुद हाईकोर्ट का जो भर्ती बोर्ड है, प्रशासन हाईकोर्ट के अंदर आके ये कहता है, हाँ, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए हमने जो एक स्टेनोग्राफर का जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो लिया था, उस टेस्ट के अंदर उसके रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं। तो क्या केवल एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल करके भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकते हैं? यह क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि रिजल्ट निकालने से पहले, सार्वजनिक करने से पहले उसकी जांच कर ली जाती? और उसके बाद जब छात्रों ने सवाल उठाया तो उसके बाद इतनी क्या जल्दबाजी उनको हो रही थी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उसके जो बीच के अंदर जो सारी प्रक्रियाएं इतनी जल्दी पूरी कर ली। और कृपा शंकर जी, इसमें भी एक बात और भी अपने दर्शकों को बता दें, इस बार भी हो यही रहा है कि जब 2 दिन पहले यानी कि 27-28 को जब रिजल्ट आया है 27 को, तो उसके बाद तत्काल बाद जब हाईकोर्ट में 25 तारीख को ये कहा पहले कि हम इसमें गलती मानते हैं, हम रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे, 2 दिन बाद 27 को रिजल्ट भी निकाल दिया गया। और उसके बाद 27 को रिजल्ट निकालने के बाद अब जो इंटरव्यू है उसके लिए 11 नवंबर की तारीख भी तय कर दी, यानी ठीक दीपावली की छुट्टियों के बाद नवंबर से हम इंटरव्यू भी चाली। तो क्यों इतनी जल्दबाजी है? क्यों नहीं आप दूसरा जो पक्ष है उसकी बात सुन लेते हैं पहले, ताकि इस तरह की परेशानियां ना हो? कमलेश जी, एक पहलू पर भी विचार करने की बेहद जरूरत है। जब एक परीक्षार्थी किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करता है तो उसमें एक तारीख डिसाइड कर दी जाती है कि फला तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में आपको अप्लाई का मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े रसूखदार हो। और ऐसा ही होता है, आप फॉर्म फिल करते हैं और अगर आप फॉर्म फिल करने से चूक जाते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता। परीक्षा देने के लिए जब अभ्यर्थी जाता है उसे टाइम बता दिया जाता है कि अगर 10 बजे आपका पेपर है तो आप 9 बजे आप वहां एंट्री कर लीजिए, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए, नियम वहां पर भी फॉलो होते हैं। तो क्या जब परिणाम आ जाते हैं, क्या किसी भर्ती के बाद में रिजल्ट सामने आते हैं तो क्या उनकी सही समय पर नियुक्ति को लेकर कोई डेट डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि ये भर्ती निकली है, इसमें तब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में इतने टाइम में आपको नियुक्ति मिल जाएगी और अगर नहीं मिलती तो उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो? देखिए, बड़ा आपने एक लाजमी सवाल पूछा है कि आखिरकार क्यों नहीं समय तय कर दिया जाए। समय तो तब कर तय किया जा सकता है जब जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा की निष्पक्षता, उस परीक्षा में आए हुए सवाल और उनके उत्तर जो हैं उनको लेकर के पेपर सेट करने वाली भर्ती एजेंसी अपने आप में पुख्ता हो, वो ये कह सके कि जो हमने पेपर बनाया है वो पूरी तरह से सही बनाया है। उसके बाद ही वो ये इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं कि हम इस पूरे टाइम टेबल को सेट कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया से चलेगा। लेकिन जो भर्ती की जो प्रक्रिया है कृपाशंकर जी, जो उन्होंने तय करी है, वो प्रक्रिया के अंदर ही कई लूप पोल रह जाते हैं। ऐसे के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया डिले पर डिले और डिले पर डिले होती जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि ऐसे सवाल जो पहले कभी पूछा गया उसका उत्तर कुछ और बता दिया, इस बार कुछ जब वापस वही सवाल होता है तो उसका उत्तर कुछ और बता दिया जाता है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर सेट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से पेपर के अंदर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रखा जा रहा है, क्यों नहीं सही सवाल होते हैं, क्यों नहीं सवालों पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, परीक्षा के बाद उनके उत्तर पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्यों इस चीज को फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। क्या ये इतना कठिन हो गया है कि एक एग्जाम के टाइम पर जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप घंटों तक पूरे एक दिन के लिए नेट बंद कर देते हैं नकल से रोकने के बहाने के ऊपर, और उसके बाद जब पेपर होता है तो पेपर पे सवाल उठने हो जाते हैं। क्यों इस प्रकार की खामियां परीक्षाओं के अंदर होती है, भर्ती परीक्षाओं में? लेकिन यहां ही ऐसी खामियां क्यों? अगर बोर्ड की कमी आ रही है, अगर पेपर में अगर कुछ खामी आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ऐसी परीक्षाओं में ही ये कमियां क्यों आती? यूपीएससी क्या एग्जाम नहीं करवा रही, एसएससी क्या एग्जाम नहीं करवा रही, क्या आईबीपीएस एग्जाम नहीं करवा रहे? तमाम बोर्ड हैं, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए एग्जाम्स हो रहे हैं और सही समय पर नियुक्ति मिलती है, सही समय पर उन तमाम एग्जामों के रिजल्ट आ जाते हैं। आखिरकार राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं में ही इतनी गड़बड़ियां क्यों है? इतना बड़ा गड़बड़ झाला बनाया क्यों गया है? क्या इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आपका लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस को लेकर के जो मामले कोर्ट के अंदर गए हैं, कई बार जब कोर्ट के अंदर भी जाते हैं तो कोर्ट सख्त टिप्पणियां कर देता है केवल कि साहब ठीक है, और बोर्ड भी ये कह देता है, भर्ती एजेंसियां भी ये कह देती है कि ठीक है साहब, पेपर सेट करने वाले को हम पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं। तो क्या केवल ब्लैकलिस्ट कर देने मात्र से इतने सारे छात्रों के साथ जो उन्होंने इतने सालों की तैयारियों के साथ परीक्षा की है, क्या उनको छोड़ा जा सकता है? क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या जो अधिकारी, जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी जो बने हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब तक इस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, जब तक हजारों युवाओं के सपने टूटते रहेंगे, वो पता नहीं कितने जो देवनारायण जैसे छात्र होंगे जो इतना बुरा कदम उठा सकते हैं। इसके लिए हम नहीं कहते कि ऐसा कदम कोई छात्र उठाए, ना हम ऐसा कल्पना भी करते हैं, लेकिन इस तरह के जो छात्र इस तरफ के रास्ते पर चले जाते हैं, निराशा के एक भंवर में फंस जाते हैं, इसके लिए जरूर सरकार को और भर्ती एजेंसियों को सोचना होगा। और कृपा शंकर जी, हम भी पत्रिका टीवी की तरफ से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि भर्ती जो परीक्षा हो रही है, जिस परीक्षा को वो देने जा रहे हैं, ये उनके भविष्य को सुखद बनाने का एक रास्ता, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन ये एक अंतिम रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी उम्मीद के लिए हमें शुरुआत करनी होती है और किसी भी सफलता के लिए हमें एक कदम चलना होता है। तो ये वो कदम है जिसके लिए आपने शुरुआत की, और इसमें कभी भी उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, कभी भी सफलता भी मिल सकती है और ऐसा भी हो सकता है ढेरों असफलताएं भी मिल जाए। तो ऐसे में आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो परिवार सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपकी नौकरी को चाहता है या फिर आप जो कमा लेंगे पैसा वो चाहता है। उस परिवार को आप चाहिए, आपकी खुशियां चाहिए, उनकी आंखों के सामने उनका दिल इतना बड़ा होता है। इसलिए किसी भी युवा को ये कदम उठाने से पहले लाख बार उस परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, और साथ ही उन तमाम आस पड़ोस के बारे में, तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए जिस परिवार ने आपको इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि आप कम से कम परीक्षा में जाकर बैठ तो रहे हैं। तो ऐसे में आप डिसीजन बिल्कुल भी ना ले, नेगेटिव डिसीजन बिल्कुल भी ना ले, और इसके लिए एक बेहद ही ज़रूरत है। जिस प्रकार से हमने समय देखा है कमलेश जी, पिछले कोरोना काल का लगभग 2 स्टेजेस जो कोरोना काल की देश भर में निकली, और उसके बाद में लंबित भर्तियां बढ़ती चली गई, और जो युवाओं का गैप था, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं चल रहे थे, स्कूल नहीं चल रही थी, कॉलेजेस नहीं चल रहे थे, तो उनके लिए गैप बहुत बड़ा हो गया था। लंबे समय से बहुत से भी ऐसे अभ्यर्थी थे जो 2-2, 3-3 साल से पहले से ही तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए गैप बढ़ गया और अब मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। तो क्या इसमें मनोचिकित्सकों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए? क्या ऐसे युवाओं के लिए कुछ काउंसलिंग नहीं की जानी चाहिए? और क्या फिर परिवारों को भी ये ज्यादा अपनी ओर से ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि घर में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, उस पर अगर हल्का सा भी मानसिक दबाव आता है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, अपने उस स्टूडेंट से संपर्क करें, अपने बच्चे से संपर्क करें, ताकि ऐसा ना हो। देखिए, आपने बिल्कुल कृपा शंकर जी बड़ा सवाल, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ उठाई है ये, कि जब कोई परीक्षा होती है, परीक्षा के ठीक बाद रिजल्ट आता है, तो आपको दबाव अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का सिस्टम रखा जाए। परिवार को भी अपने जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक नज़र रखने की ज़रूरत होती है। हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट से बात करी तो उन्होंने हमें बताया है कि अगर परीक्षा के पहले या परीक्षा के ठीक बाद में, रिजल्ट आने से ठीक पहले या बाद में, अगर बच्चे के स्वभाव में अगर आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है, परिवर्तन महसूस, उसके व्यवहार से आप नज़र रख सकते हैं,
उसके बोलने से आप ध्यान रख सकते हैं, उसके खाने पीने के जो उसका रूटीन होता है उसके जरिए आप उसको कैच कर सकते हैं कि क्या इसके ऊपर दबाव है या नहीं है। इनमें अगर कोई परिवर्तन अगर आप महसूस होता है तो उसको एक मानसिक संबल प्रदान करें, और अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। लेकिन हमारी सोच एक लोगों की होती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास अगर जा रहे हैं इसका मतलब कि वो मानसिक रूप से कमजोर, ऐसा नहीं है जी। ये जैसे बुखार खांसी जुकाम होती हैं, दूसरी बीमारियां होती हैं, वैसे ही एक मानसिक जो दबाव है ये भी एक बीमारी का प्रकार है, ये हमें समझना होगा। और हमें जो मनोचिकित्सक है इसके संपर्क में जाने से हमें किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए, उनसे राय लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए, और बच्चों के स्वभाव पर विशेष तौर पर नजर रखने की खास तौर पर जरूरत होती है। लंबित परीक्षाएं बहुत ज्यादा समय ले रही हैं और लगातार युवा तैयारी भी कर रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की अगर गणित की बात करें कमलेश जी, तो जिस प्रकार से राजस्थान में अभी फिलहाल स्थितियां विकट होती जा रही हैं रोजगार के स्तर को लेकर, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। यानी कि काबिल भी हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी आप रोजगार नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी उम्मीदें बड़ी हैं और उन उम्मीदों के ऊपर हम लगातार खराबी उतर रहे हैं मेहनत करके, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसके लिए कमलेश जी क्या करें, इसके लिए आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, हम बेरोजगारों की संख्या की अगर हम एक बात करते हैं तो हम इसके लिए 2 भर्ती परीक्षाएं जो पिछले दिनों हुई इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है, उस कांस्टेबल भर्ती के अंदर करीबन 16-16.5 लाख अभ्यर्थी आते हैं। रीट की परीक्षा होती है जिसमें 16.5-16 लाख आते हैं। पटवारी परीक्षा में 16.5-17 लाख अभ्यर्थी आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं जिनको सरकारी नौकरी की चाह है उनकी संख्या 16-16.5-17 लाख तक है। ऐसी संख्या से हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी के हालात क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर इस व्यक्ति को, हर युवा को जो है सरकारी नौकरी की चाह है। जी।